बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट उष्मागतिकी एवं सांख्यिकी भौतिकी उसकी यूनिट सेकंड चल रही थी। उसमें हम पढ़ेंगे आज मैक्सवेल संबंध। मैक्सवेल ने जो उष्मागतिक प्राचाल हैं पीवीटीएस उनके बीच में जो संबंध है ना, पी दाब, वी आयतन, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी, इनके मध्य जो संबंध स्थापित किए उनको हम मैक्सवेल संबंध कहते हैं। तो यहाँ आज हम पढ़ने जा रहे हैं और जो भी उष्मागतिकी तंत्र है उनकी अवस्था को हम व्यक्त करने के लिए चार मुख्य उष्मागतिक जो प्राचाल हैं वेरिएबल हैं, और वो हम जिस तरह से किसी कण की अवस्था वैसे लिए निकाय की जो अवस्था है वो इन चारों के समुच्चय से बताई जाती है। तो कोई दो स्वतंत्र इनमें से चर और बाकी दो परतंत्र चर माने जा सकते हैं। तो उष्मागतिकी में प्रयुक्त फलनों जो हमें ऊर्जाएं हैं वो भी चार पढ़ी है हमने। आंतरिक ऊर्जा U, हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा कैपिटल E, गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन G और एंथैल्पी H। इन चारों चरों के पदों के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इन चारों फलनों को उष्मागतिक विभव कहते हैं। तो इन उष्मागतिक विभव के सूत्रों की सहायता से इन उष्मागतिक चरों यानी पीवीटीएस के मध्य संबंध हम स्थापित करेंगे और वही उष्मागतिक मैक्सवेल के संबंध कहलाएंगे। और इन चारों फलनों को उष्मागतिक विभव जिनको हम कह रहे हैं ऊर्जाएं U, E, G और H, ठीक है, एक एक करके हम उनको लेंगे और इनको संबंध स्थापित करेंगे। तो ये चारों फलन यथातत्व यानी ये जो ऊर्जाएं हैं परफेक्ट डिफरेंशियल होते हैं, अर्थात इनका किन्हीं दो चरों के सापेक्ष द्वितीय आंशिक अवकलन क्रम पर निर्भर नहीं करता है। उष्मागतिक विभवों के उपरोक्त गुण का उपयोग कर उष्मागतिक चरों पीवीटीएस में संबंध प्राप्त किए जा सकते हैं और इन संबंधों या समीकरणों को मैक्सवेल समीकरण कहते हैं। तो कई बार पूछते हैं कि मैक्सवेल समीकरण क्या है, तो आपको बताना है कि चार उष्मागतिक जो प्राचाल हैं चर हैं दाब, आयतन, ताप और एंट्रोपी, इनमें संबंध उष्मागतिक जो हैं वो मैक्सवेल संबंध कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम मैक्सवेल के समीकरणों की व्युत्पत्ति करेंगे। पहला समीकरण सिद्ध करने के लिए हम उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम को काम में लेंगे और ये समीकरण हमारे पास आ जाएगी। कैसे आई ये भी बताता हूँ। अगर उष्मागतिकी का प्रथम नियम लिया हम तो वो होता है dq, यानी किसी निकाय को दी गई उष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन तथा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो यहाँ से हम देखें तो du उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या हो जाएगा, du = dq माइनस dw, ठीक है। और dw हम जानते हैं किया गया कार्य pdv के बराबर होता है, इसलिए यहाँ पे pdv रख दिया। तो ये समीकरण आपको समझ में आ गई, ठीक है। फिर उष्मागतिकी का जो द्वितीय नियम है वो है dq = tds, यानी ds = dq/dt होता है ना। तो एंट्रोपी में परिवर्तन अगर ताप 1 डिग्री हो तो उसके उष्मा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो वहाँ से जो dq का सूत्र है वो हम यहाँ रख देंगे। तो ये du = हो जाएगा tds माइनस pdv। समझ में आ रहा ना। ये जो समीकरण कहाँ से आया, उष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम से आया। समझ में आ गया। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में हम देख रहे हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, राइट हैंड साइड में प्रथम पद में एंट्रोपी में परिवर्तन है और द्वितीय पद में आयतन में परिवर्तन है। तो इसका मतलब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन एंट्रोपी और आयतन का फलन हो गई, ठीक है। तो इस प्रकार U चर S व V का फलन हो गई, या हम लिख सकते हैं इसको U इज ए फंक्शन ऑफ S एंड V, समीकरण इस एक की सहायता से। तो S व V के सापेक्ष के आंशिक अवकलज लें। पहले इस समीकरण का हम S के साथ अवकलन करें, V को कांस्टेंट रखते हुए, तो ये 0 हो जाएगा और ये केवल t बचेगा। इसी तरह से इसका यदि हम S के साथ करें तो V के साथ करें और S को कांस्टेंट रखेंगे तो ये खत्म हो जाएगा और माइनस भी बचेगा। तो दोनों समीकरण आपको ऊपर वाले समीकरण 1 की सहायता से हमें प्राप्त हो गए। कौन से, 2 और 3 प्राप्त हो गए। अब इसके आगे
कि u जो है एक बार आपने s के साथ अवकलन किया, फिर v के साथ कर दिया। अब इनको क्रम बदल दें अपन, u के साथ है उसको अपन किससे अवकलन कर दें, v के साथ, और जो v के साथ किया था उसको s के साथ कर दें। ठीक है, और ये कह रहा है उनके क्रम दोनों बराबर हों, चाहे पहले v के साथ करें, चाहे s के साथ या s के साथ करें। और ये दूसरा यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ v आना चाहिए। ठीक है, तो डेल्टा u, और जब u v के साथ करेंगे तो s कांस्टेंट होगा, जब s के साथ करेंगे तो v कांस्टेंट होगा। इस तरह से इनके क्रम पर निर्भर नहीं करता है। तो इन दोनों समीकरणों की सहायता से पहले इसका v के साथ किया तो ये इधर हो जाएगा डेल्टा t बाई डेल्टा v, और इधर हो जाएगा डेल्टा p बाई डेल्टा s। ठीक है, इन दोनों बराबर होने चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, तो ये यहाँ लाएंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ जाएगी। ठीक है, और यही हम देखते हैं कौन सी होगी, मैक्सवेल की प्रथम समीकरण कहलाएगी। डेल्टा t बाई डेल्टा v एट कांस्टेंट एंट्रोपी S इक्वल टू माइनस डेल्टा p बाई डेल्टा एस v। तो हम इसमें देख रहे हैं कि पी वी टी एस के मध्य जो आंशिक अवकलज वाली समीकरण है वो मैक्सवेल ने दी थी और वो प्रथम समीकरण कहलाई। इसी तरह से अब द्वितीय समीकरण प्राप्त करनी है तो हम हेल्महोल्ट्ज़ मुक्त ऊर्जा फलन F की ज्ञात करना चाहेंगे। F का सूत्र हमें पता है U माइनस टी एस होता है। ठीक है, इसका हम आंशिक अवकलन करें तो ये परिवर्तन करें तो डी एफ इज इक्वल टू डी यू माइनस, इधर अपन एक बार t को कांस्टेंट रखा, s के साथ अवकलन किया, फिर s को कांस्टेंट रखा t के साथ, फिर हमारे पास डी यू इजिकल टू टी डी एस माइनस पी डी वी समीकरण एक हमने पहले निकाल रखी है, उसका मान यहाँ रखेंगे तो डी एफ इजिकल टू ये रखेंगे टी डी एस से टी डी एस कट जाएगा और हमारे पास ये केवल दो पद बचेंगे। तो इससे पता लग रहा है कि एफ इधर परिवर्तन है, उधर आयतन और वी टी है, तो एफ किसका फलन हो गया, यहाँ से पता लग जाएगा एफ इज ए फंक्शन ऑफ वी एंड टी। ठीक है, तो हम एफ का पहले टी के साथ करेंगे और फिर v के साथ भी करेंगे, तो ये इस समीकरण से हमारे दोनों ही मान आ जाएंगे। डेल्टा f बाई डेल्टा टी इजिकल टू वी, और है ना, डेल्टा f जब v को कांस्टेंट रखा तो माइनस एस के बराबर, और जब v के साथ किया t को कांस्टेंट रखा तो माइनस p के बराबर। अब इसको अपन जब इसके t के साथ किया तो ये आया, अब इसको v के साथ कर देंगे और इसको t कांस्टेंट था तो अब t के साथ कर देंगे, इसलिए इनका अवकलन करेंगे और वो भी क्या है तथा अवकलज होगा, तो दोनों के क्रम पर निर्भर नहीं करेगा, चाहे आपका हम पहले v के साथ करें चाहे t के साथ, तो ये ऊपर से यहाँ से ये p और ये दोनों तरफ माइनस माइनस है ना, वो तो कट जाएंगे और ये समीकरण हमारे पास प्राप्त होगी। ये भी हम देख रहे हैं एंट्रोपी, आयतन, दाब और ताप में संबंध व्यक्त कर रही है, ये मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण कहलाई है। अब तीसरे समीकरण को हम व्युत्पन्न करने के लिए किसको लेंगे, ऊर्जा एंथैल्पी को लेंगे, और H की परिभाषा हम जानते हैं कितनी होती है, U प्लस पी वी के बराबर। इसमें भी दोनों तरफ परिवर्तन करें H में, तो राइट हैंड साइड में U प्लस एक बार P को कांस्टेंट V के साथ, फिर V को कांस्टेंट P के साथ, फिर डी यू का मान यहाँ भी रखेंगे तो ये वी डी पी, ठीक है ना, डी एच इजिकल टू डी यू इजिकल टू माइनस टी डी एस है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है ना, डी यू प्लस पी डी वी, तो ये कट जाएगा हमारे पास, पी डी वी से पी डी वी कट जाएगा और ये डी एच इजिकल टू वी डी पी प्लस टी डी एस आ जाएगा। तो यहाँ से हम देख रहे हैं एच इज ए फंक्शन ऑफ पी एंड एस, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में एच में परिवर्तन हो रहा था, इधर दाब और एंट्रोपी में हो रहा है, इसलिए ये दाब और एंट्रोपी का फलन होगा। तो एक बार हमने एंट्रोपी के साथ किया अवकलन और एक बार दाब के साथ किया, तो ये टी बचेगा और ये भी बचेगा। अब इनका क्रम चेंज कर देंगे, ये एंट्रोपी के साथ है तो हम इसका दाब के साथ करेंगे, तो ये डेल्टा टी बाई डेल्टा पी आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, और ये इसका हम डेल्टा बाई डेल्टा एस के साथ करेंगे तो ये डेल वी बाई डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है, इसमें एस कांस्टेंट होगा, इसमें पी कांस्टेंट होगा, तो ये ऊष्मागतिकी की कौन सी समीकरण हो गई, थर्ड हो गई, ठीक है। फिर हम जो चौथी समीकरण है गिब्स मुक्त ऊर्जा फलन को हम उस पर काम पे लेंगे और उसकी परिभाषा हम जानते हैं, जी इजिकल टू एच माइनस टी एस, एच इजिकल टू यहाँ से u प्लस डी वी होता है वो रखेंगे तो ये u प्लस पी हो जाएगा, इसका भी अवकलन करेंगे तो ये हमें पास ये इतने पी वी में एक कांस्टेंट इसको रखा, फिर माइनस आगे और चलेंगे तो ये माइनस टी डी एस एच डी टी आ जाएगा। यहाँ पे भी हम टी डी एस यू डी यू का मान रखेंगे, टी डी एस माइनस पी डी वी, टी डी एस माइनस पी डी वी, तो ये टी डी एस और पी डी वी कट जाएंगे और ये बाकी हमारे पास दो पद बचेंगे, वी डी पी माइनस एच डी टी। तो यहाँ से भी हम देख रहे हैं इस समीकरण से जी किसका फलन हो जाएगा, पी और टी का,
है ना, इधर p है और ये t का परिवर्तन हो रहा है g के साथ, इसलिए g इज फंक्शन ऑफ p। तो हम पहले इसका t के साथ करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा, और जब p के साथ करेंगे तो हमारे पास v आ जाएगा। फिर इनके भी अगर क्रम निर्धारित करें, वो पहले p के साथ करो चाहे t के साथ, t के साथ करो या p के साथ, दोनों पे मान बराबर होने चाहिए, तो उसका अवकलन करने पर हमारे पास ये समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ये भी हम देख रहे हैं, दाब, एंट्रोपी, ताप, आयतन में है, और ये ऊष्मागतिकी कौन से समीकरण कहलाएगी, चतुर्थ समीकरण कहलाएगी। इस तरह से हमने देखा कि चारों समीकरण किस में है, चारों ऊष्मागतिक जो विभव थे उनकी सहायता से हम इनमें PVTS में संबंध प्राप्त करते हैं, और वो चारों मैक्सवेल संबंध कहलाता है। समीकरण जो हमारे पास चार है वो प्रथम समीकरण थी ये, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास ये समीकरण द्वितीय समीकरण से आ गई, और ये तृतीय समीकरण आ गई, और लास्ट में ये भी हमारे पास PVTS में है। तो मैक्सवेल ने ये चार संबंध दिए, उनको हम मैक्सवेल संबंध कहते हैं ऊष्मागतिकी के अंदर। इनकी एप्लीकेशन हम कल पढ़ेंगे, यानी अगले जो भी आपका क्लास होगी उसमें।